मेरे भीतर बसे किरदार, भाग दूसरा। अब मेरे भीतर सारे किरदार अभी बहुत ही खामोश हैं। उनकी इस खामोशी ने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने आपको बताया था ना प्रोफेसर आदर्श के बारे में। वह मेरे लिखे जा रहे हैं हम भी हैं यहाँ के एक महत्वपूर्ण किरदार हैं, समझदार हैं। अभी अभी मुझे बहुत सी बातें समझा गए हैं। वे चाहते हैं कि उनके बारे में अभी ज्यादा कुछ न बताया जाए, क्योंकि वे इसे एक उत्तेजित कर देने वाला उपन्यास के रूप में देख रहे हैं। हाँ, हम भी हैं यहाँ के दूसरे किरदारों के बारे में, और उसमें थोड़ा बहुत मेरा जिक्र भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तुम बता दे सकते हो। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हालत सुबह शहर की तरफ से सैर के लिए लोगों का आना शुरू हो चुका था। प्रोफेसर आदर्श की आत्मा उसी तरफ विचरण कर रही थी। दो थुलथुल काया अधेड़ औरतें अपनी अपनी धुन में बड़ी जोर जोर से बातें करते चली आ रही थी। सुनाओ शर्मा भाभी, क्या हाल है? कैसी है तुम्हारी बहू? अरे, नाम न लो उस निगोड़ी का। सुबह सवेरे पूरा दिन खराब कर दिया नाम लेके। शर्मा भाभी तड़प कर बोल पड़ी। तिवारी भाभी भी कब छोड़ने वाली थी। मजा लेने के मूड में उकसाते हुए पूछ ही लिया, अरे क्या हो गया भाभी? आखिर बात क्या है? बताओ भी तो। अब क्या बताऊं और कितना बताऊं तुम्हें दीदी। उस निगोड़ी को तो सुबह देर तक सोने की आदत है। मैडम देर से उठेगी, तब तक चाय नाश्ते के लिए अपन तरसते बैठे रहो। अपनी भड़ास निकालते हुए तिवारी भाभी भी बोल पड़ी, अरे हाँ भाभी, बड़ी ही बेशर्म हो गई है ये निगोड़ी बहू है तो। रात देर तक पति के साथ मस्ताती रहती है और सुबह देर तक सोती ही रहती है। अपने ही घर की बुराई करती दोनों थुलथुल काया औरतें प्रोफेसर आत्मा के पास से होते हुए आगे बढ़ जाती है। प्रोफेसर आत्मा देखती ही रह जाती है। कुछ ही देर में रिटायर्ड लोगों का एक ग्रुप भी ठहाका लगाता हुआ वहां से आ जाता है। वे भी अपने किसी बड़े बाबू की बुराई करते हुए सुबह की ताजी हवा का मजा ले रहे थे। अरे, बड़े बाबू की आदत तो उंगली करते रहने की थी, और उंगली कर करके सूंघते रहने की भी। उनकी बात सुन प्रोफेसर आत्मा उन सब के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रिटायर्ड लोगों का पूरा ग्रुप ठिठक कर खड़ा हो जाता है। उन्हें लगता है जैसे उनके भीतर कस्तूरी महक उठी हो। उनकी भीतर ही जल तरंग की मध्यम धुन बज उठी और उन सब के सोचने का तरीका ही बदल गया। यार राय बाबू, हम सब सुबह की ताजी हवा में घूमने के लिए आते हैं और अपने बड़े बाबू की बुराई करने लग जाते हैं। हमारे ख्याल से तो वे इतने बुरे भी नहीं थे यार। हाँ, अफसर और हम कर्मचारियों के बीच की कड़ी थे, अनुशासन बनाए रखते थे। इसमें गलत क्या था? जी जी जी, मसूद साहब, आप सही कह रहे हैं। बड़े बाबू ने तो कलेक्टर ऑफिस और अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस से सभी को तो सेट कर रखा था। गर्ग बाबू गुटखा थूकते हुए बोल पड़े,
अरे ट्रेजरी में भी पकड़ रही बड़े बाबू की। अफसर कोई भी रहा हो, यार जलवा तो अपने बड़े बाबू का ही रहा। यार नायक साहब, तुम भी तो कुछ बताओ। भाई मैं तो बस यही कहूंगा कि बड़े बाबू परमार साहब की मेहरबानी से ही मेरा घर बसा था। बड़े बाबू की वजह से ही तो हम सबकी पेंशन भी चालू हो सकी थी। बाप रे बाप, कितने आपत्तियों का निराकरण करवाया था परमार साहब ने, और हम उसी की बुराई करते फिरते हैं। अरे बहुत गलत करते हैं हम सब। क्यों ना हम सब बड़े बाबू के घर चलें, उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं यार। उन सबके स्वर और सोच में आए सकारात्मक परिवर्तन को देखकर प्रोफेसर आदर्श की आत्मा मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, उन्हें वही दो थुलथुल काया महिलाएं फिर वही जोर जोर से बातें करते हुए अपनी धुन में आती हुई नजर आती हैं। प्रोफेसर आत्मा उनके ठीक सामने आग खड़े हो जाते हैं। दोनों औरतों के भीतर कस्तूरी महक उठती है। उन्हें लगता है उनके भीतर ही जल तरंग बज उठा हो। उनकी सोच भी सकारात्मक हो जाती है। वो बोलती है कि हम बेकार सुबह सुबह अपनी अपनी बहुओं का बुराई करते रहते हैं। हमें इस निंदा रस में बड़ा आनंद आता है, लेकिन इस आनंद में कितना जहर भरा हुआ है। हम लोग बहुत गलत कर रही हैं। कभी हम भी तो बहू थी, कितना पर्दा रहता था, कितना सोचना पड़ता था। अभी इन बहुओं के बेटे बहुओं के खेलने खाने के दिन है। हम क्यों अपनी उनकी खुशी में नजर गड़ाए बैठे रहे। छोड़ो उनको अपनी जिंदगी जी लेने दो, और हम भी अपनी ये ढलती हुई उम्र में ईश्वर का नाम जाप करते हुए शांति से समय व्यतीत करें। इस सकारात्मक सोच को प्रोफेसर आत्मा सुनकर बड़ी आनंदित हो जाती है और अपने कॉटेज की ओर बढ़ जाती है।